जगह बैठा मंतर जाप रहा था कि इसके पास लोगों का सैलाब आया हुआ था। वो सब काले जादू के जोर पर अपनी अपनी नाजायज इच्छाओं के लिए आए हुए थे। फिर जैसे सुंदरी हॉल में दाखिल हुई, मनोहर ने सबको रुखसत कर दिया और कहा सबके काम आज शाम तक हो जाएंगे। इसके जाने के बाद सुंदरी ने मनोहर को प्रणाम किया और फिर कल काले जादू वाले कमरे में घुस गई। काफ़ी देर के बाद मनोहर ने कहा, सुंदरी अब तुम्हें भेंट का इंतज़ाम करना होगा। महाराज हुक्म करें, क्या पेश करूं? तुम्हें अब एक छोटा बच्चा लाना होगा जिसकी भेंट काली देवी को देनी होगी। आप फिक्र न करें महाराज, काम हो जाएगा। फिर मनोहर ने इसे एक मंत्र जपने को कहा जो इसने फौरन लेकर याद करना शुरू कर दिया। फिर मनोहर ने कहा, आज एक औरत की कब्र के पास बैठकर ये मंत्र पढ़ना है। सारी रात इसने इस बात में सर हिला दिया। बच्चा किस दिन लाना होगा? आज रात मंत्र पढ़ना, फिर कल किसी तरह करके बच्चा ले आना। ठीक है महाराज, माँ बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आज रात वो ठाकुर को बताकर एक नज़दीकी कब्रिस्तान में गई जहाँ से कब्र की निशानदेही मनोहर ने कर दी थी। वहाँ बैठकर वो मंत्र पढ़ती रही। सारी रात इसे मुख्तलिफ जिन्नात ने आकर डराया, मगर वो नहीं डरी क्योंकि मनोहर ने जो मंत्र बताया था, इसे सुनकर वो जिन्नात खुद डर कर भाग गए। काम मुकम्मल करके वो दिन को बच्चा ढूंढने चल पड़ी। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो भी मनोहर ने जादू के ज़ोर से बता दिया था कि कहाँ और किस जगह जाके वो बच्चा उठा सकती है। इसने सामने एक झोंपड़ी से बच्चा उठाया जब इसकी माँ सोई पड़ी थी, फिर लाकर मनोहर के कदमों में डाल दिया। ए मीनाक्षी, दरवाजे पे देख कौन आया है। सीता ने किचन से आवाज़ लगाई। जी माता, देखती हूँ। फिर इसने जैसे ही जाके दरवाज़ा खोला, सामने ठाकुर गोपाल खड़ा था। मालिक आप? मीनाक्षी हैरत से बोली। हाँ मीनाक्षी, तुम नहीं आई तो मैं मिलने चला आया तुमसे। कौन है? सीता ने आवाज़ लगाई। माता, वो ठाकुर है। सीता दौड़ कर आई, प्रणाम की और कहा, आप यहाँ? हाँ, मैं मीनाक्षी को लेने आया हूँ। आज काम ज़्यादा है, इसका आना ज़रूरी है। एक तो रात को ना मालिक ना, और फिर मैं अभी आई हूँ काम से फारिग होकर। ठुकराए ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, सीता ने इसकी नीयत भांपते हुए कहा। फिर ठाकुर ने नोटों की भारी गड्डी निकालकर सीता के हाथ पर रख दी और फिर मीनाक्षी के सामने खुलकर कहा कि वो इसे मीनाक्षी सौंप दे। इसे अलग रखेगा, ठुकराइन को पता भी नहीं चलेगा। सीता ने हाथ बांधते हुए नोटों की गड्डी ठाकुर को वापस देते हुए कहा, मालिक हमें माफ़ कर दे। ठुकराइन को पता लगा तो वो हमारा हशर कर देगी, और अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारा हशर कर दूंगा। सीता, तुम्हारी इतनी जरूरत, तुम ठाकुर राम गोपाल को इनकार करो। फिर इसने जोर से सीता को थप्पड़ मारा और मीनाक्षी को हाथ से पकड़कर खींचा। मीनाक्षी चीखती चलाती रही। इतने में गौहर राम आ गया। इसे मामला समझने में देर नहीं लगी क्योंकि सीता इसे ठाकुर की नीयत का बता चुकी थी। ठाकुर, तुम मेरी बेटी को ऐसे नहीं ले जा सकते। वो सामने आकर बोला, मैं तुम सबको अच्छे से देख लूंगा। इस इनकार का मज़ा बहुत जल्द चखोगे तुम सब। ठाकुर धमकी देता हुआ घर से निकल गया। फिर सीता और गौहर राम ने रोती और कांपती हुई मीनाक्षी को गले से लगाया। वो दोनों मियाँ बीवी बिल्ली के जिक्र पर जिस तरह चौंके थे, मुझे हैरत के साथ साथ तजस्सुस में मुब्तला कर गए। मैंने पूछा, क्या इस बिल्ली को देखा हुआ है तुमने? नहीं, मर्द ने घबराते हुए जल्दी जल्दी कहा। अच्छा तुम लोग बैठो यहाँ सुकून से, मैंने खुश दिली से कहा। आपने अपना नाम नहीं बताया। मैंने मर्द को मुखातिब करते हुए कहा, जी मेरा नाम गौहर राम है और ये मेरी पत्नी सीता है। हम मुसाफिर हैं, रास्ता भूलकर इस गाँव आए हैं। मुझे इसके चेहरे से साफ लगा कि वो झूठ बोल रहा है, मगर मैंने इनको कुछ नहीं कहा। ताम वो दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे थे। मैंने दोनों मियाँ बीवी से कहा, रात को मैं होटल बंद करके अपने घर चला जाता हूँ। आप लोग इस होटल में आराम से कुछ दिन रह सकते हैं और पैसों की फिक्र ना करें, इंसान ही इंसान के काम आता है। मैंने इनको तसल्ली दी। गौहर राम ने मेरे आगे ममनून अंदाज में हाथ बांध दिए। फिर शाम को जब मैं काम से फारिग होकर निकलने लगा तो सीता ने मुझसे कहा, शाह जी आपसे बात करनी है। जी फरमाएं। क्या वो बिल्ली इस होटल में आ चुकी है? इसने उम्मीद भरे लहजे में मुझसे पूछा, जिस पर मैं ठटका। हाँ, वो यहाँ आ चुकी है और मेरे बहुत सारे कबूतर मार कर खा चुकी है। बस एक बार मेरे हाथ लग जाए इसकी खैर नहीं। मैंने औरत का रद्द-ए-अमल देखने के लिए कतरे गुस्से से कहा। मेरी बात सुनकर इसके चेहरे पर एक तशवीश की लहर दौड़ गई और यही रद्द-ए-अमल मैं देखना चाहता था। मीनाक्षी बरगद के दरख्त पर जाकर बैठ गई और इधर उधर देखते हुए सुकून से सोने की कोशिश करने लगी। इसे काफ़ी नींद आई हुई थी। फिर वो ना जाने कब नींद की वादी में खो गई। अचानक इसकी आंख एक खौफनाक चीज से खुली। इसने देखा एक खुले बालों वाली डरावनी शक्ल की चुड़ैल इसे घूर रही है। इसने नासमझी से चुड़ैल को देखा, मगर चुड़ैल ने फौरन इस पर हमला कर दिया। अपने बड़े बड़े नाखूनों से वो इस पर वार करने लगी। मीनाक्षी काफ़ी जख्मी हो चुकी थी। फिर उस चुड़ैल ने इसे पकड़कर जोर से ज़मीन पर दे मारा और खुद इस बरगद के दरख्त के तने पर बैठकर वो राहत निकालने लगी।
मीनाक्षी समझ गई ये दरख्त चुड़ैल का ठिकाना था जिस पर वो जा बैठी थी। अभी वो ऊपर चुड़ैल को देख ही रही थी कि इसने मीनाक्षी पर छलांग लगा दी और इसे रगेदती हुई दूर तक चली गई। चुड़ैल इसे जान से मार देना चाहती थी मगर मीनाक्षी ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी। तेज रफ्तारी की वजह से वो चुड़ैल से काफ़ी दूर निकल आई। इस बार वो फूट फूट कर रोई, इसका कोई ठिकाना नहीं था। वो अपनी आवाज़ और अपना दुख किसी को नहीं सुना सकती थी। इस दफ़ा वो पहले से ज़्यादा जख्मी और भूखी थी। चलते चलते वो जंगल के वीरान कोने में आ निकली जहाँ कोई परिंदा या कोई दरिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। आह, ये जख्म और भूख, मैं शायद इस भूख से जल्द मर जाऊं, इसने रोते हुए खुद से कहा। फिर वह थक कर एक दरख्त के साथ डरते डरते बैठ गई। अब इसे इंसानों के साथ साथ जिन भूतों का भी खतरा था। फिर अचानक इसकी नज़र कुछ फासले पर एक जंगली भैंस से और इसके साथ बैठे हुए इसके बच्चे पर पड़ी। जख्मी होने के बावजूद इसकी भूख चमक उठी। वो आहिस्ता और होशियारी से उठी और पलक झपकने में ही इसने भैंसे के बच्चे को अपने दांतों में दबोचा और इसे लेकर दरख्तों की ओट में छुप गई। ठाकुर गोपाल गुस्से से गौरराम के घर से निकला। इसका बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह वो इस घर को आग लगाकर मीनाक्षी को उड़ाकर ले जाए। वो तिलमिलाता हुआ हवेली पहुंचा जहाँ सुंदरी मनोहर लाल से मिलने गई हुई थी। आजकल इसे ये होश भी नहीं था कि सुंदरी क्या करती फिर रही है, कहाँ आ रही है और कहाँ जा रही है। इसे इस बात से कोई सरोकार नहीं था। बस वो यही समझ रहा था कि सुंदरी मनोहर से काले जादू के जरिए बच्चा चाहती है। इसे सुंदरी की इस ख्वाहिश में अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस हर वक्त मीनाक्षी की दिलकश नीली आंखों का असीर बना हुआ था और इसे पाने के लिए वो हर हद पार कर सकता था। इसने अपने दोस्तों से कहा कि मीनाक्षी के स्कूल का पता करके बताए, कब आती है और कब जाती है, सारी तफसील बताए। फिर चंद गुंडों के साथ मिलकर इसने मीनाक्षी को अगवा करा लिया। अब वो एक कमरे में बंद पड़ी चिल्ला रही थी जबकि ठाकुर आहिस्ता आहिस्ता इसके कमरे की तरफ जाने बढ़ रहा था। मुझे इन दोनों मियाँ बीवी पर शक हो गया था। मुझे यकीन था कि ये ज़रूर बिल्ली के बारे में जानते होंगे या हो सकता है किसी न किसी तरह इनका ताल्लुक इस अजीबोगरीब बिल्ली से रहा होगा। मैंने इन दोनों पर कड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी। वो दोनों मियाँ बीवी बहुत सादा तबीयत थे। मेरे उठने से पहले वो होटल को साफ करके रखते थे। गौहर राम बाकी कामों में मेरी मदद करता था। इनको आए हुए 2 दिन हो गए थे। मैंने अपना सोने का इंतज़ाम होटल में कर लिया था ताकि रात में इन पर नज़र रख सकूं। होटल के अहाते में टोटल 2 कमरे थे जिनमें से एक मैंने गुलाम हुसैन को दिया हुआ था। जब कभी काम से हमें देर हो जाती तो हम यहीं ठहर जाते थे। अब मैंने यहाँ कुछ दिन रहने का फैसला किया ताकि दोनों मियाँ बीवी पर नज़र रख सकूँ। दोनों कमरे साथ मुल्हक थे इसलिए मुझे कोई मसला नहीं हो सकता था। वो जो भी कोई कार्रवाई करते मुझे फ़ौरन पता चल जाता। रात के 2 बजे मेरी आंख एक खटके से खुली। मैं फ़ौरन उठा और आवाज़ पर गौर करने लगा कि कहाँ से आई है। ये किसी औरत की दर्द भरी आवाज़ थी। वो रो रही थी और किसी से बातें कर रही थी। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की लेकिन कुछ ना सुन सका। चपाई से उठकर खिड़की के सामने खड़ा होकर एक बड़े सुराख से बाहर देखने लगा। इस वक्त मेरे उसान खता हो गए जब बिल्ली की नज़र खिड़की के सुराख पर पड़ी जिसमें मैं बाहर देख रहा था। इसने एक बड़ी सी जस्त लगाई और दीवार कूदकर बाहर निकल गई। फिर मेरी नज़र सीता कुमारी पर पड़ी जो बिल्ली के दीवार कूदने के बाद फौरन पीछे मुड़ी थी और दबे कदमों अपने कमरे में घुस गई थी जबकि इसका चेहरा आंसुओं से तर था। माता, आज मेरा स्कूल जाने को दिल नहीं कर रहा पर जाना पड़ेगा, आज मेरा टेस्ट है इसलिए, मीनाक्षी ने बेदिली से सीता से कहा। फिर इसने थोड़ा नाश्ता किया और स्कूल चली गई। वो घर से स्कूल पैदल जाती थी क्योंकि सिर्फ 15 मिनट का रास्ता था जो वो आसानी से तय कर लेती थी। आज छुट्टी के बाद इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए काफ़ी सुस्त रवि से चल रही थी। अभी इसे 5 मिनट ही हुए होंगे पैदल चलते हुए कि अचानक इसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। अभी वो कुछ संभलने भी ना पाई थी। अचानक किसी ने इसकी नाक पर कपड़ा रख दिया और वो नींद की वादियों में उतरती चली गई। जब आंख खुली तो इसने खुद को एक कुर्सी के साथ बंधा हुआ पाया। वो खौफ से चिल्लाना चाहती थी मगर इसके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। सामने से आती कदमों की आहट पर इसने चौंक कर देखा तो हैरान हो गई। सामने ठाकुर गोपाल खड़ा मुस्कुरा रहा था। इसने आराम से जाकर इसके मुंह से कपड़ा निकाला, फिर इसके हाथ पांव खोले और बोला, मैंने तो आराम से तुम्हारा हाथ मांगा था मगर इनकार करके तुम्हारे माता पिता ने खुद अपना बुरा कर दिया, अब भुगते। मीनाक्षी ने रोते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों किया ठाकुर? छोड़ दो मुझे, घर जाने दो। हाँ हाँ, छोड़ दूंगा अगर मेरी बात मानोगी तब। मुझे क्या करना होगा? मीनाक्षी ने रोते हुए पूछा। तुम्हें मुझसे पत्नी वाला प्यार करना होगा मीनाक्षी, बस इतनी सी बात है। फिर तुम चली जाना। फिर जिस दिन तुम्हें बोलूँ तुम खुद आ जाना, बस इतना काम है तुम्हारा पगली। ठाकुर ने इसे बहलाते हुए कहा। मीनाक्षी ने ना समझी से इसे देखा, फिर बोली, ठीक है आ जाऊंगी। अभी जाऊं? मैं नहीं।
अभी मेरे पास आओ। फिर इसने मीनाक्षी को पकड़ना चाहा मगर इसने ठाकुर को धक्का दिया जिससे ठाकुर ड्रेसिंग टेबल पर जा गिरा। मीनाक्षी की इस हरकत पर गोपाल बहुत गुस्से में उठा और फिर इसके बाल जोर से पकड़ते हुए दो जोरदार थप्पड़ मारे। जंगली भैंसे के शिकार के बाद इसकी भूख मिट चुकी थी। वो अपने अंदर तवानाई महसूस करने लगी। इसे फिर से जीने की उमंग जाग उठी, लेकिन इस जंगल में इसे सोने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। वो इधर उधर घूमती रही, शायद कोई पनाह गाह मिल जाए जिसमें वो आज रात का बकिया हिस्सा सुकून का गुजार सके। अब वो किसी दरख्त पर भूल कर भी नहीं जाना चाहती थी कि अभी चुड़ैल वाली लड़ाई ताज़ा थी। अभी तो इसके जख्म से खून भी रिस रहा था। फिर वो उठी, एक जगह घास फूस और कुछ झाड़ झंकार पड़ा था, वहाँ जा बैठी। वहाँ भी वो डर कर बैठी कि कहीं ये जगह भी किसी की ना हो, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। फिर इसने अपने ऊपर घास फूस डाला और खुद को किसी तरह इसमें छुपा लिया। फिर कुछ देर बाद वो नींद की वादी में उतरती गई। एक दो हफ्ते हो गए थे वो रात को शिकार करती और दिन में आकर वो खुद को इसी घास में छुपाती थी और दिन का हिस्सा आराम से गुजार लेती थी। फिर एक रात इसने इसी गांव में जाने का फैसला किया। तेज रफ्तारी से चलते हुए इसने फासला बहुत तेजी से तय कर लिया। इसने वो होटल दूर से ही देख लिया था जब वो किसी झाड़ी में छुप छुपा कर गुजर रही थी। अब वो होटल कुछ फुट के फासले पर था कि अचानक इसे जानी पहचानी खुशबू आई। वो वहीं रुक गई। एक बार फिर इसने अपने नथने ऊंचे करके कुछ सूंघा, फिर खुशी से निहाल होते हुए होटल की जानिब चल पड़ी जहाँ से ये खुशबू आ रही थी। वो दीवार से अंदर कूद गई। सामने एक कमरे में इसे वो खुशबू ज्यादा आई। इसने दरवाजे पे अपना एक पंजा आराम आराम से मारा, फिर रुक कर इंतजार करने लगी। कुछ देर में वो औरत बाहर निकली। इसने मीनाक्षी को गले से लगाया, खूब रोई। आंसू तो इसकी आंखों में भी बहुत थे, मगर वो बोल नहीं सकती थी, अपना दर्द नहीं बता सकती थी। बस इसने अपना सर इस औरत के कदमों में रख दिया, जबकि वो मुसलसल रोई जा रही थी। फिर अचानक इसे खतरा महसूस हुआ। इसने अपनी नीली आंखों से वो खिड़की का सुराख देख लिया था जिसमें दो आंखें इन्हें घूर रही थीं। इसने औरत को एक बार अलविदाई अंदाज में देखा और दीवार कूद कर गायब हो गई। फिर दो घूरती आंखें खैरत में मजीद फैल गईं।